हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर राणा। अपन लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे कि कनेक्टेड स्पीच के जो एस्पेक्ट्स है वो क्या है। तो कनेक्टेड स्पीच अपन ने देखी कि कनेक्टेड स्पीच जो होती है वो नेटिव स्पीकर के द्वारा बोली जाती है, और जो फॉरेन स्पीकर है जैसे हम हैं इंग्लिश के लिए, तो फॉरेन स्पीकर कनेक्टेड स्पीच बोलने में उतना सहज महसूस नहीं करता अपने आप को, जो और ना वो उसकी लिसनिंग स्किल उतनी अच्छी होती है कि वो सारी बोली हुई ध्वनियों को समझ ले। तो ये कनेक्टेड स्पीच की स्टडी हमको करना पड़ती है। तो कनेक्टेड स्पीच के जो कुछ हेड्स अपन ने देखे थे, एक तो एसिमिलेशन देखा था। एसिमिलेशन, फिर हमारा एलिजन आएगा, एलिजन के बाद लिंकिंग, और लिंकिंग के बाद में रिडक्शन। एसिमिलेशन में हमने देख लिए थे कि रिग्रेसिव होते हैं एसिमिलेशन। रिग्रेसिव एसिमिलेशन कौन से होते हैं? जो जिसका फाइनल सिलेबल, जिस वर्ड का फाइनल कॉन्सोनेंट अगले वर्ड के कॉन्सोनेंट से प्रभावित होता है। दो शब्द हमने बोले, तो जो पहले वर्ड का अंतिम कॉन्सोनेंट है अगले वर्ड के पहले कॉन्सोनेंट से प्रभावित होगा और वैसा ही बन जाएगा। मतलब पहले वर्ड का कॉन्सोनेंट प्रभावित हुआ है, किसने किया? अगले वर्ड के ने। तो ये हमारा मूवमेंट क्या हो गया? राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है। मतलब हमारा सेंटेंस जो है वो लेफ्ट से राइट की ओर आगे बढ़ता है। मगर रिग्रेसिव में आपका जो मूवमेंट है वो क्या हो गया? लेफ्ट से राइट ना होकर के लिए राइट से लेफ्ट हो गया। और जब वो राइट से लेफ्ट हो गया, इसका मतलब पीछे की तरफ जा रहा है। इसको हम रिग्रेसिव कहते हैं। प्रोग्रेसिव एसिमिलेशन जो होता है उसमें जो सीएफ होता है, जो वर्ड का फाइनल कंसोनेंट होता है, उसका बल्कि नॉट पर, उसका प्रभाव अगले शब्द के पहले इनिशियल, ये जो सीएफ है ना, इस सीएफ का प्रभाव अगले शब्द के पहले इनिशियल कंसोनेंट पे पड़ता है। तो वो प्रोग्रेसिव हो जाता है क्योंकि वो लेफ्ट टू राइट जाता है। इसी तरह से अगर सीएफ है, अगर आखिरी वॉवेल है तो वॉवेल का अगले में प्रभाव है। नेक्स्ट, चाहे वॉवेल और कंसोनेंट है, मतलब हमारा यदि प्रभाव लेफ्ट टू राइट जाता है तो वो प्रोग्रेसिव होता है। एक तीसरे टाइप का है रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड कोलेसेंट एसिमिलेशन। हमारा अब हम देखेंगे कि कोलेसेंट क्या होता है। कोलेसेंट ये होता है कि जिसका बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों साइड का प्रभाव पड़ता है, यानी रिग्रेसिव एंड प्रोग्रेसिव दोनों पड़ता है, और साथ ही कोई तीसरी साउंड क्रिएट हो जाती है। इन कोलेसेंस, ये कोलेसेंस नाउन है, इसका एडजेक्टिव कोलेसेंट है ना। तो इन कोलेसेंस द फाइनल कंसोनेंट ऑफ अ वर्ड, हम उसको सीएफ कहते हैं, एंड द इनिशियल कंसोनेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, नेक्स्ट वर्ड जो है उसका शुरू, माने दो जो आपस में मिलने की जगह है किसी भी वर्ड का। जैसे बोथ हमने लिखा और इन्फ्लुएंस लिखा, तो ये एच जो है वो यहां का ये आई से मिल रहा है। तो इन दोनों में जो संबंध बनता है फाइनल, ये पहला वर्ड हो गया, ये अगला वर्ड हो गया। जैसे यहां
ई है, ये भी ई है, इन दोनों का संबंध, ये आखिरी हो गया, ये पहला हो गया। एक वर्ड का आखिरी कंसोनेंट या वोवेल या नेक्स्ट वर्ड का आखिरी कंसोनेंट या वोवेल। हम सी लिख रहे हैं, ये वी भी हो सकता है ना, सी कोई जरूरी नहीं है, चाहे रिग्रेसिव हो, प्रोग्रेसिव हो या कोलेसेंट हो, जरूरी नहीं है कि कंसोनेंट ही आएगा, वोवेल भी आ सकता है। तो सी एफ की जगह वी एफ बन जाएगा, उसमें क्या है, ओके। और सी आई की जगह वी आई हो जाएगा। तो ये दिस इज एक्चुअली द बेसिक थिंग दैट यू मस्ट नो कि जो अंतिम जो भी चीज है, चाहे वो वोवेल है, कंसोनेंट है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इन दोनों के मेल से क्या होता है। तो इन दोनों का जब प्रभाव मिलते हैं, बोथ इन्फ्लुएंस ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने पे क्या होता है, एंड क्रिएट अ न्यू साउंड, तो एक नई ध्वनि उत्पन्न करते हैं। दिस अप्लाइज टू द कोलेसेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड्स, और ये मूलतः कंसोनेंट साउंड्स में होता है। मतलब रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव में तो वोवेल भी आएगा, मगर कोलेसेंट में जो है वो कंसोनेंट साउंड ही आएगी, और उसमें भी खासकर स, ओके। अब स क्या है, हमें मालूम है स अल्वेओलर है, टीथ रिज से निकलता है साउंड। ये जुबान जब स ऐसे चिपक पास में आती है, ज है ना, ट या स है ना, ट से स जुड़ा हो तो स, ट से हमेशा स ही रहेगा, ज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वॉइसलेस है, तो वॉइसलेस से स, ड, ओके, और ज मतलब ड से ज, ड में कभी भी स नहीं आएगा इधर, है ना, ज। ये डायक्रिटिकल मार्क में लिखे हुए ये साउंड्स है। तो इन साउंड्स पर खास करके इसका प्रभाव पड़ता है। When these sounds occur in the final position of a word and added to the य, अब देखिए अगर ये आखिरी में ये आते हैं अगर, है ना, स, ज, ट, स, ड, ज, अगर किसी वर्ड के फाइनल में आते हैं कंसोनेंट्स ये वाले, तो ऐसे में जो अगली साउंड, जो पहली साउंड है अगले वर्ड की, वो यदि य है, अगर वो य है, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, एज द इनिशियल कॉन्सोनेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, तब ये कोलेसेंट क्रिएट करते हैं। कोलेसेंट यानी स का य पे प्रभाव, य का स पे प्रभाव, ज का य पे प्रभाव, य का ज पे प्रभाव, दोनों का आपस में। इसी तरह इनका प्रभाव इस पे, ज पे, और ज का इन पे प्रभाव, तो ये एक तीसरी साउंड क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, एंड बाय द असिमिलेशन ऑफ अफरमेंशन्ड साउंड्स, ये बताई हुई साउंड्स हैं, इनके असिमिलेशन जो होता है, मिलते हैं जब ये, तो जो नई साउंड क्रिएट होती है वो होती है श, ज, च एंड ज। अब आप देखो, स है तो स में य को मिलाएंगे हम, तो स और य अलग अलग नहीं रहेंगे, है ना। तो अब ये हमारे पास ये साउंड्स जो य से मिलती हैं, ये अंत में आई हैं और ये किसी वर्ड के पहले में आई, ये दोनों का मेल हुआ, तो ये साउंड बनाएंगी कौन कौन सी, मैक्सिमम जो हमको सामने दिखती है वो है श, ज, च एंड ज। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। हमने ये ड बोला था, यहां पर ये देखिए ड है ना, और हमको मिलाना सबको य से है, इन सभी को य से मिलाएंगे। अब हमने य से मिलाया तो हमने ड लिया, डिड, और यू में ये य आ गया। अब हम अलग अलग बोलेंगे तो बनेगा डिड यू, ऐसा डिड यू। मगर कनेक्टेड स्पीच में जब आएंगे तो वो क्या बन जाएगा,
यहां इनमें से कुछ बनेगा, श, ज, च या ज। तो यह है ड के साथ है, तो ड के साथ में यह जब बनेगा मिलेगा तो बनेगा डिड यू, ज बन गया ये ज, डिड यू। डिड यू जो है कनेक्टेड स्पीच में डिड यू बन जाएगा। इसी तरह से हमने कहा दिस ईयर। अब दिस ईयर में आप ध्यान रखिएगा कि ये य है, ईयर नहीं है, ईयर नहीं होता नहीं है, ईयर होता है। ईयर कान होता है, ई लगता है जिसमें ईयर, मगर इसको हम ईयर कहते हैं, य से है ना। दिस ईयर, अब ये देखो दिस आया, स आया लास्ट में, फिर य से मिला, तो दिस ईयर को हम अलग से बोलेंगे अगर, तो ये हम इस तरह से बोलेंगे दिस ईयर। ओके, दिस ईयर, दिस ईयर, यह है ये ईयर, दिस ईयर। ऑलराइट, मगर कनेक्टेड स्पीच में बनेगा वो डिजिया, ये ज बन गया, ज, दिजिया, दिजिया, मैंने दी ये रहा, ये रहा, मगर ये जो साउंड है ये बदल गया। और आप देखेंगे कि ये जो है एक तीसरी साउंड है जो दोनों शब्दों में नहीं है। ऑलराइट, ये साउंड दोनों शब्दों में नहीं है, कि दिस है, एक ईयर है, दिस ईयर। दिस ईयर को अगर हम कंटिन्यूशन में कनेक्टेड बोलेंगे तो वो क्या बन जाएगा, दिस ईयर, दिस ईयर। ओके, दिस ईयर, दिस ईयर, दिस ज़निया, दिस ईयर। ओके, वांट यू, और यू कैन से वोंट भी आ जाता है कई बार। ट आया, हमको तो देखना कि ट और य है। हमने ये साउंड्स दी थी पहले की ट, ये इतनी साउंड्स में य मिलता है, तो चेंज में ये श एंड ज बनता है। वांट यू, आप बोलो वांट यू, ये बोला आपने, ओके, मगर ये देखो इसी को बोलते जाओ 5-6 बार तो अपने आप ही आ जाएगा कि वांट यू, वांट यू, वांट यू, तो च बन गया, च। ये देखो च, ये च, वांट यू, वांट यू, वांट यू, वांट यू, वांट यू। सेंड यू, ड और य मिले, सेंड ड, यू य, सेंड यू। ओके, सेंड यू अलग अलग बोला, मगर कनेक्टेड स्पीच में बन गया सेंड यू, सेंड यू। ड है ये ड, सेंड यू। And you can find so many words that create the same sound, provided that there should be s, z, t, z, d, d. These are the sounds of the final consonants of a word and are connected to the next word which has the initial sound as y. तो इसको हम कोलेसेंट असिमिलेशन बोलेंगे, जो कि न तो CF जैसा होगा न CI जैसा होगा। अब CF और CI तो आप समझ गए होंगे, मगर इन दोनों का एक मिक्सचर बन करके तीसरी साउंड बनेगा, तो वो कोलेसेंट एसिमिलेशन होगा। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का जो हमारे पास वो है कनेक्टेड स्पीच के फीचर्स में हमने जो दूसरे टाइप को जोड़ा था वो था एलीजन। बोलिए आप उसको ध्यान से, एलीजन। दिस सिंपली मीन्स द डिसअपियरिंग ऑफ अ साउंड इन कनेक्टेड स्पीच बाय नेटिव स्पीकर। ये ध्यान रखिए कि यह हमारा बिजनेस नहीं है, इट इज
द बिजनेस ऑफ द नेटिव स्पीकर, जिसकी वो मातृभाषा है। मगर चूंकि हम फॉरेन स्पीकर या फॉरेन लर्नर हैं, हमें उसकी मातृभाषा की विशेषताओं को सुनने की क्षमता पैदा करनी चाहिए, लिसनिंग स्किल लाना। तो बात करते करते कौन सी साउंड जिसको सेपरेटली उत्पन्न करते हैं, जब एक एक शब्द अलग बोलते हैं तब बोली जाती है, मगर कनेक्टेड स्पीच में वो साउंड डिसअपीयर हो जाती है, वो दिखती नहीं है ही नहीं वो साउंड। द इल्यूजन में बी डिस्क्राइब्ड एज द फॉलोइंग। तो हम इस इल्यूजन को इस तरह से बता सकते हैं, दोबारा अच्छे से समझाने के लिए। हमने देखा जैसे कि इल्यूजन मतलब साउंड डिसअपीयर हो जाती है, कोई कंटिन्यूटी जब होती है बातों में, शब्दों में। तो पहला जो उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है कि लॉस ऑफ वीक वॉवेल्स, अ, ई एंड ऊ। अब इसमें वॉवेल्स देखिए वीक हैं ये, क्यों? ये अपने आप में स्वतंत्र रूप से स्टैंड नहीं करते हैं। तो वीक वॉवेल्स अ, ई एंड ऊ। ओके, अगर ये वॉवेल हैं और ये क्या है, वीक वॉवेल का लॉस हो जाता है आफ्टर द फोर्टिस। फोर्टिस मतलब वॉइसलेस प्लोजिव्स। वॉइसलेस प्लोजिव्स हमारे पास 3 है, प, ट, क। प, ट, क तीनों वॉइसलेस हैं, तीनों प्लोजिव हैं। वॉइसलेस प्लोजिव्स को हम जब यूज करते हैं और अगर हमारे वॉइसलेस प्लोजिव प, ट, क के बाद अ, ई या ऊ साउंड आती है और ये डिसअपीयर हो जाती, नहीं पता लगता है ही नहीं, ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि इनके एलोफोन्स बन जाते हैं। एलोफोन्स क्या होता है? एलोफोन उसी मॉर्फीम का एक नॉन सिग्निफिकेंट वेरिएंट होता है। अगर हम प को फ बोल दें तो फ, क्योंकि अंग्रेजी में नहीं, बाइलेबियल फ नहीं होता अंग्रेजी में। ट को ठ बोल दे तो ठ नहीं होता अंग्रेजी में, हम अल्वेओलर ठ नहीं होता। क बोल दे तो वेलिक जो व्हीलर जो होता है, व्हीलर ख नहीं होता है इंग्लिश में। तो प को फ भी बोल देंगे ना तो वो प ही माना जाएगा। ट को ठ बोलेंगे तो ठ को भी ट ही माना जाएगा, क्योंकि वर्ड तो वो वही बनाता है जो जिस मतलब वर्ड बना है, मतलब उसको उसकी वैल्यू है, उसकी सिग्निफिकेंस है। और नॉन सिग्निफिकेंट भी बोल करके अगर वर्ड बनता है तो वो किसी का वो एक एलोफोन बन जाता है, ख नहीं है हमारे पास। और इन द न्यू वे एज प, ट, क, ये देखिए ये पुराना स्टाइल है 2005 के पहले का कि एलोफोन हम ऐसे लिखते थे, प लिखा फिर उसके ऊपर ह लगा दिया, फ बन गया। ट को ह बनाया, ठ बन गया। क को ह लगाया, ठ बन। अब ये हम डायक्रिटिकल मार्क में लिखते थे पहले। अब ये जो नया जो तरीका आया है उसमें हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं। इसका मतलब ये एलोफोन है, ये भी एलोफोन है, ये भी एलोफोन है, मगर ये पुराना तरीका हो गया है और ये नया तरीका है। आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, मगर अगर ये साउंड्स प, ट, क के बाद आती हैं तो ये साउंड्स डिसअपीयर हो जाती हैं। The words beginning with aforementioned voiceless plosives like potato, okay, tomato, command, tonight, perhaps, together, today, tomorrow, banana, etc. ये words हैं. Get the vowel of their first syllable unarticulated and. अब देखिए इसके पहले सिलेबल का जो वॉवेल साउंड है, जो उसको सिलेबल बनाता है, वो डिसअपीयर हो जाता है। इसको बोलते हैं कब? एस्पिरेटेड बोलते हैं, जब इस पे जोर दे करके बोलते हैं तो वो एस्पिरेटेड हो जाता है। एंड द सेकेंड और अदर सिलेबल्स आर आर्टिकुलेटेड क्लियरली बिकॉज
of the aspirated articulation of the first syllable. हमारा फर्स्ट सिलेबल तो एस्पिरेटेड है, और जब फर्स्ट सिलेबल आर्टिकुलेशन में एस्पिरेटेड है तो इस एस्पिरेशन उस वॉवेल की जगह पकड़ लेता है और उसको वॉवेल को नहीं घुसने देता है। तो वॉवेल जब नहीं आएगा तो वो हमारा एलोफोन आ जाता है वहां पर, और ऐसे को हम एलिजन की फर्स्ट एक कैटेगरी में रखते हैं कि वीक वॉवेल जो है वो डिसअपियर हो जाता है। उसके एग्जाम्पल हमने दिए हैं और अच्छे से देख लेते हैं। इसी बात को हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, हालांकि मैंने ये वर्ड्स दे दिए हैं, पोटैटो, टोमेटो वगैरह वगैरह। सो लेट अस सी हाउ द एस्पिरेटेड फॉर्म ऑफ पोटैटो, हम प में जो अ लगा है, जिसको हम इसको शॉ कहते हैं, शॉ, ये साउंड शॉ है, SCHWA, ओके, शॉ। ये साउंड ऐसी अपीयर होती है पूरे इंग्लिश की लैंग्वेज में कि कब हुई कब नहीं हुई समझ में नहीं आता है, मगर कहीं कहीं इतनी क्लियरली आती है पर कहीं कहीं गुम हो जाती है। जब इसका गुम होना तय हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं एलिजन। एलिजन में जो वीक साउंड है, मोस्टली जो शॉ मैं जिसको बोल रहा हूं, SCHWA, ओके। तो अब आप ये देखिए, पोटैटो स्पोकन सेपरेटली एज प, टैटो। अब ये देखिए यहां पे आपको ये छोटा सा ये निशान दिख रहा है, इसको कहते हैं प्राइमरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस जो है, अगर एक सिलेबल का वर्ड है तो उस पहले सिलेबल पे ही स्ट्रेस लगेगा, मगर दो सिलेबल का वर्ड है, नाउन है, तो स्ट्रेस दूसरे सिलेबल पे लगेगा। अब एक सिलेबल प बन गया, एक मात्रा आ गई, मतलब एक वोवेल आ गया, प, ठई, दो, ठऊ, तीन, ये तीन सिलेबल का वर्ड है। इसको हमने सेपरेटली बोला तो पोटैटो हो गया, पोटैटो, 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 है ना, पोटैटो। मगर यदि हमने प को एस्पिरेटेड कर दिया, एलोफोन बोल दिया इसका, ये एलोफोन दिख रहे हैं, ये आपको ये एलोफोन दिख रहे हैं, इस तरीके से बोल दिया तो ये क्या हो गया, एस्पिरेटेड हो गया। और उस समय ये क्या करता है, उसका वॉवेल जो है वो अपने में समाहित कर लेता है और वॉवेल दिखता नहीं हमको फिर। बट बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन एज पोटैटो, पोटैटो, पोटैटो में यहां पर गैप ही नहीं मिला अ को आने का। पोटैटो, पोटैटो जब बोला गया, पोटैटो, पोटैटो, है ना, प को फ कर दिया, पोटैटो, फ से वो चिपक गया, अ के लिए जगह बीच में बची नहीं। ऐसी स्थिति को हम एलिजन कहते हैं। ऐसे आप देखिए, टोमेटो, ओके, टोमेटो, ट मा यू सी, यहां पर एक प्राइमरी स्ट्रेस लगा हुआ है, टू टू टू, ओके। मगर एस्पिरेशन करेंगे तो क्या बनेगा, वो टोमेटो, टोमेटो। ट से मा तक जाने के बीच में अ की जगह खत्म हो जाएगी और मतलब वो डिसअपियर हो जाता है। कनेक्टेड स्पीच की खासियत है। ओके, यहां पे हम बोलेंगे कमांड, ओके, कमांड। अलग से बोला कमांड, ये लगा हुआ है यहां पे प्राइमरी स्ट्रेस, कमांड। मगर हम कनेक्टेड स्पीच में एस्पिरेशन, अगर हम इसको एस्पिरेशन कर, इसका एलोफोन बोल देते क का, तो बन जाता ख, कमांड, कमांड, कमांड। और ख और म के बीच का अ जो है वो गया, कमांड, कमांड। और ऐसी स्थिति में ये एलिजन हो गया। टुनाइट हम बोलते हैं टनाइट, है ना, टनाइट। अब टनाइट को देखेंगे तो ट तो है अ, ये शो है, ये शो है, शो है ना। ये साउंड इतनी ज्यादा उपयोग में आती है इंग्लिश लैंग्वेज में कि वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट पता नहीं लगता। कई बार इसको रिकॉर्डिंग करना पड़ती, तब समझ में आता है कि गैप ट और न के बीच में बनाने वाली कौन सी साउंड है। तो अभी तो क्लियर है कि हम सेपरेटली बोलेंगे तो बोलेंगे टनाइट,
ना पे जोर देंगे क्योंकि यहां पर लगा हुआ है स्ट्रेस। बट बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन ट को हमने कर दिया ठ, अब ठ कर दिया मतलब ये और ये के बीच में हमको बोलने के लिए किसी भी तरह के वॉवेल की जगह की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया टनाइट 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 नाइट 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 नाइट। ओके, परहैप्स। ओके, अगर हमने बोला ये शब्द तो बनेगा प, क्योंकि र नहीं बोला जाएगा, वॉवेल के बाद का है। यहां पर हमारा ये जो हैप्स जो है ये सिलेबल है और ये क्या है, एस स्ट्रेस्ड है, तो यहां पे स्ट्रेस लगा दिया। इसमें परहैप्स। ओके, परहैप्स ऐसा बोलेंगे, परहैप्स। मगर प को अगर हमने स्ट्रेस दे दिया, वो एस्पिरेटेड कर दिया, जोर से आवाज हवा जोर से निकाल दी मुंह से, तो ये बन जाएगा परहैप्स। और ये जो परहैप्स जो है बीच में से अ को गोल कर देता है, हटा देता है, और ऐसे में ये हो जाता है एलिजन। इसी तरह से एग्जाम्पल एच देखें आप, टमैरो, so it is tomorrow, tomorrow, मारो मा, यानी यहां पर स्ट्रेस लगा है। जब भी ये स्ट्रेस होता है हम उस सिलेबल को जोर से बोलते हैं, टमैरो। ट को नहीं बोलेंगे, टमैरो, मगर इसी को हमने एस्पिरेट कर दिया ट को, तो ये बन गया ठ, तो ये अ हट गया, तो हमने इसको बोला टमैरो। ओके, टमैरो में देखिए आप कि ट से म तक जाने के लिए हमारा एस्पिरेशन ही काफी है और हमको वॉवेल की जरूरत नहीं है। तो ये वॉवेल क्या है, ये एलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। बनाना, देखो बनाना, ये वर्ड लिया हमने। अब बट बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन, अब ना ना, ओके, ना, वो ब के बाद में जो अगला है न, न दो हमारे पास है। अब दो वॉवेल और एक तीन, टोटल तीन वॉवेल से हमारे तीन सिलेबल बन गए। अब सेकंड सिलेबल पे हमने स्ट्रेस दे दिया, बनाना। ओके, बनाना, बनाना, न, ये वाला न जो है ये शॉ है, शॉ, ये भी ये शॉ है। बट बिकॉज ऑफ एस्पिरेशन एज बनाना, बनाना में हमको ब से न तक जाने के लिए वॉवेल की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारे एलिजन के कुछ एग्जाम्पल्स थे, और इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इस एलिजन की एक और खासियत होती है, हमने देखा था पिछले अभी कि फॉर्मेशन ऑफ सिलेबिक कंसोनेंट बाय वीक वॉवेल एडेड टू म न ल कंसोनेंट्स। अब म न ल जो कंसोनेंट्स हैं, इन कंसोनेंट्स में जब वीक वॉवेल यानी हमारा शॉ, SHWA जोड़ते हैं तो वो क्या कर देता है कि बिना वॉवेल के ही, जैसे पहले हमने देखा था कि हमने एलोफोन जोड़ा था, तो और एलोफोन ने शॉ को हटा दिया था, तो एलोफोन जुड़ने से वो क्या हो गया था कि दो कंसोनेंट मिलकर के एक वॉवेल बना रहे थे, एक सिलेबल बना रहे थे। मतलब विदाउट द यूज ऑफ वॉवेल वो तो सक्षम हो गए थे कि उन्होंने अपना एक सिलेबल बना लिया, क्योंकि बिना वॉवेल के सिलेबल नहीं बनता है। और यहां हम बोल रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सिलेबिक कंसोनेंट, बात वही है। सिलेबिक कंसोनेंट यानी वॉवेल रहित कंसोनेंट। वॉवेल रहित होता है कंसोनेंट, वॉवेल रहित दो कंसोनेंट मिलकर के जब सिलेबल बना लेते हैं, वो कंडीशन कब क्रिएट होती है, म न ल साउंड्स, ये म न ल। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमने लिया टनाइट। ओके, अब टनाइट को वही एस्पिरेटेड किया, अगर नाइट हमारा जो न जो है ये क्या है, इस पे हमने स्ट्रेस दे दिया, टनाइट, टनाइट। तो ये अ जो है ये हट जाएगा कनेक्टेड स्पीच में, और ट और न मिलकर के एक सिलेबल बना लेंगे। और जब ये सिलेबिक कंसोनेंट बनता है
तो हम ये जो अगला कंसोनेंट है टर्न, अब ये देखो इसमें दोनों में अंतर नहीं है, इसके बीच में वॉवेल नहीं है, यहां पर है, यहां नहीं है। तो नीचे छोटा सा एक ये हल्की सी छोटी लाइन लगाते हैं जो ये दर्शाता है कि ये क्या है, सिलेबिक कॉन्टॉइड या सिलेबिक कंसोनेंट है। तो ये बन गया टनाइट, टनाइट। अब देखो टन ऐसा बोलना है, टन है ना, टन नहीं बोलना, टन। तो टन जो है ट और न मिल गए, ये ने यहां हमें वॉवेल की जरूरत नहीं पड़ी, ये बन गया टन आइट, टनाइट, 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 टनाइट। ओके, ये बन गया सिलेबल ट और न मिलके। अब ये सिलेबल बन गया तो इसको सिलेबिक कंटाइड या सिलेबिक कंसोनेंट जो होता है उसके नीचे छोटी सी एक लाइन लगाते हैं, हल्की सी, दिख रही होगी आपको। इसी तरह से हमने देखे एलिया पुलिस, म न ल ले रहे हैं हम। अगर हमारे वीक वॉवेल यानी कि हमारे शॉ से अगर कोई म न ल जुड़ता है तो पुलिस जो है, पुलिस है, पुलिस है, पुलिस, इसको कनेक्टेड स्पीच में ये प्लीज हो जाता है। तो ये ल के नीचे डंडा आ गया छोटा सा, ये दोनों मिलके एक क्या बन गए, सिलेबल। ये डाई सिलेबिक वर्ड बन गया प्लीज। अभी भी वैसे 3 सिलेबल हैं इसके, सॉरी 2 ही सिलेबल हैं, मगर प के बाद में अ है और यहां प के बाद अ नहीं है, प और ल दोनों मिल गए पुल, प्लीज ऐसा। तो ये एक सिलेबल है कि दूसरा सिलेबल। फिर करेक्ट है ना, करेक्ट, करेक्ट में र पे अपन ने स्ट्रेस दिया है, करेक्ट। मगर कंटिन्यूटी से बोलेंगे कनेक्टेड स्पीच में तो ये क्या बन जाएगा, करेक्ट, करेक्ट। यहां करेक्ट है, ये हमारा अल्वियोलर है, मगर अल्वियोलर र को हमने अप्रोक्सीमेट में बदल दिया, ये बन गया करेक्ट, 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 करेक्ट। और ये छोटी डंडी जो हमने नीचे लगाई ये बता रही है कि ये जो है दोनों मिलकर के एक सिलेबल बना रहे हैं, राइट। नेक्स्ट एल्बो, एल्बो है ना, एल्बो, एल्बो में ये हमारे ए जो है ये वीक सिलेबल है। ये वीक सिलेबल मिल करके इससे एल्बो 2 सिलेबल का वर्ड बना, दोनों में एक एक वॉवेल है, एक में ए है, एक में औ है, मगर इसको हम कनेक्टेड स्पीच में बोलेंगे लबो। तो ल अकेला जो है वो एक सिलेबल का काम कर रहा है, लबो, लबो। ए बोलने की, अ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक एलिजन का एग्जाम्पल ये भी हुआ दूसरा तरीके से। अब नेक्स्ट आता है द लास्ट कंसोनेंट क्लस्टर। अब कंसोनेंट क्लस्टर क्या होता है, वॉवेल आता है, वॉवेल के पहले अगर एक से ज्यादा कंसोनेंट आते हैं वो कंसोनेंट क्लस्टर कहलाएंगे, वॉवेल के दाएं हाथ पे अगर एक से ज्यादा कंसोनेंट आते हैं तो वो कंसोनेंट क्लस्टर कहलाएंगे, ठीक है। वॉवेल के पहले जो आते हैं वो ऑनसेट कहलाते हैं, कंसोनेंट क्लस्टर्स। वॉवेल के बाद वाले जो हैं वो कोडा कहलाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिए कि ये कैसे गोल हो जाते हैं, कि कैसे डिसअपियर हो जाते हैं। एलिजन का एग्जाम्पल है ACTS बनता है एक्ट्स। एक्ट्स में कनेक्टेड स्पीच में ट हट जाता है, गोल हो जाता है, वहां से डिसअपियर हो जाता है। एक्ट्स समझ में आता है सामने वाले को, नेटिव स्पीकर को तो अच्छे से आता है। स्क्रिप्ट्स हम बोलते हैं, स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट्स स्पोकन है, स्क्रिप्ट्स तो गया इसमें से। फैक्ट्स, ये फैक्ट्स स्पोकन एज फैक्ट्स। अंडरस्टूड है कि ट साउंड है मगर दिखेगी नहीं, लिखने में भी बोलने में भी। टेक्स्ट, टेक्स्ट हम यहां बोलेंगे, टेक्स्ट अलग से बोलेंगे, मगर कंटिन्यूटी में कनेक्टेड स्पीच में ये बन जाता है टेक्स्ट। ट गया, ट यहां नहीं दिख रहा है, तो ये भी एलिजन का एक एग्जाम्पल है।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो वर्ड है प्रीटेक्स्ट। अब इतना बोलने के बजाय कनेक्टेड स्पीच में बन जाता है प्रीटेक्स्ट। इसमें भी यहां पर जो ट आना था वो ट नहीं दिखता है, यहां ट होना चाहिए था, यहां ट, मगर ये ट बोलने में नहीं आता है, इसको एलिजन कहते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझा दूं, कभी भी पूछा जा सकता है, आपको मालूम होना चाहिए। अ कंसोनेंट विच कम्स बिफोर द वॉवेल, वॉवेल के पहले आने वाला कंसोनेंट इज कॉल्ड रिलीजिंग एलिमेंट। कंसोनेंट जो वॉवेल के पहले आता है, मतलब कंसोनेंट आया फिर वॉवेल आया, वॉवेल आने के बाद में वो रिलीजिंग एलिमेंट हो जाता है, मतलब वहां पे और कुछ जोड़ेंगे तो वो वॉवेल से जुड़ेगा। तो उस कंसोनेंट को हम ऑनसेट कहते हैं। और कंसोनेंट विच कम्स आफ्टर द वॉवेल, वॉवेल आया उसके बाद में कंसोनेंट आया, कंसोनेंट मत आया, अब कुछ भी जोड़ नहीं सकते हैं आप क्योंकि वॉवेल नहीं है, तो सिलेबल नहीं बनेगा। तो उसको हम कहते हैं अरेस्टिंग, क्योंकि सिलेबल के लिए हमको वॉवेल की जरूरत पड़ती है। तो पहले कंसोनेंट आया उसके बाद वॉवेल आ गया, तो रिलीजिंग है इसलिए क्योंकि उसमें हम कुछ कंसोनेंट जोड़ेंगे तो वो सिलेबल बना सकेगा। तो जब कंसोनेंट जो वॉवेल के पहले आता है, मतलब वॉवेल आया, कंसोनेंट आया फिर वॉवेल आया, तो ऐसी स्थिति में रिलीजिंग एलिमेंट में उस कंसोनेंट को हम ऑनसेट कहते हैं। और ऐसा कंसोनेंट जो अरेस्ट कर देता है वॉवेल को, न्यूक्लियर एलिमेंट तो वॉवेल ही है ना किसी सिलेबल का, तो वो कहलाता है अरेस्टिंग। और अरेस्टिंग एलिमेंट ऐसा कंसोनेंट जो वॉवेल के बाद आता है, मतलब उसके बाद हम कुछ जोड़ेंगे तो वो सिलेबल नहीं बनाएगा, उसको कहते हैं कोडा। अ सिलेबल विदाउट एन अरेस्टिंग एलिमेंट इज कॉल्ड एन ओपन सिलेबल। रिलीजिंग जिसको हम कहते हैं, बिना एक सिलेबल है जिसमें अरेस्टिंग नहीं है, अरेस्टिंग नहीं मतलब कॉन्सोनेंट नहीं है, वॉवेल से एंड हो रहा है। जब वॉवेल से एंड होने वाला कोई एक हमारा सिलेबल है जो वॉवेल से एंड हो रहा है तो ओपन सिलेबल कहलाता है, और जो कंसोनेंट से एंड हो रहा है सिलेबल वो क्लोज कहलाता है। वो ओपन नहीं है, वो क्लोज्ड है। क्यों? उसमें हम कुछ भी जोड़ेंगे तो वो कंसोनेंट से कंसोनेंट जुड़ेगा और हो सकता है कि वो दोनों मिलकर के कोई तरह से किसी सिलेबल का निर्माण न करें, तो ऐसे को हम क्लोज्ड कहते हैं। देयर मे बी वन और मोर कंसोनेंट्स, ये भी है कि एक से एक या एक से ज्यादा भी कंसोनेंट हो सकते हैं, प्रीसीडिंग एंड फॉलोइंग ए वॉवेल। तो जो एक कंसोनेंट के पहले भी ज्यादा, एक से ज्यादा कंसोनेंट हो सकते हैं वॉवेल में। एक वॉवेल है मानिए, और उसके लेफ्ट हैंड में एक से ज्यादा कंसोनेंट हैं, एक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर वॉवेल आया और वॉवेल के दाएं हाथ में भी एक या एक से ज्यादा कंसोनेंट हो सकते हैं। मगर एक से ज्यादा कंसोनेंट जब आते हैं तो उनको हम कहते हैं कंसोनेंट क्लस्टर्स। कंसोनेंट क्लस्टर्स। तो इस तरह से हमारे पास वी हैव इन कप। अब कप में देखिए आप, ये क आया, अ आया, प आया, यानी इस वॉवेल के इधर भी एक क्या आ गया, ऑनसेट आ गया। क्यों? ये लेफ्ट में अ के पहले है तो ऑनसेट, अ के बाद है तो कोडा। तो ये हमारे पास ऑनसेट और कोडा समेत ये है। और उस समय जो ये बीच का वॉवेल है वो रिदम कहलाता है। मतलब कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट आता है, जब भी वॉवेल आता है दैट इज कॉल्ड रिदम। ओके, अब आप ये नेक्स्ट देखिए कि द डिसअपियरेंस, डिसअपियर मतलब नहीं, पता नहीं लगता, होता नहीं, सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, होता है मगर उसका
आर्टिकुलेशन नहीं होता, हम उसको उच्चारित नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाता है कि ये एलिजन होता है। एलिजन के प्रकार में से एक और ये है चौथा कि नॉर्मली जब व ऑफ होता है, नॉर्मली ऑफ या और भी कोई वर्ड होते हैं, उनमें से ऑफ को अगर आगे वॉवेल है या वो वॉइस्ड साउंड आती है तो व बन जाता, ऑफ नहीं होता, ऑफ हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए आप कि वेरी फ्यू ऑफ देम वर प्रेजेंट। अब वेरी फ्यू ऑफ देम, ऑफ और देम हम बोलने में अलग अलग बोल लेंगे, मगर जब हम और फोनेटिकली बोलेंगे तो हम फ है आया, ऑफ का फ के बाद आया द वॉइस्ड है, फ वॉइसलेस है, तो ये वॉइसलेस जो है वो फ ऑफ बन जाएगा, व बन जाएगा, फ का व बन जाएगा। वेरी फ्यू ऑफ देम, ऑफ देम, ऑफ देम, व है ना। यहां पे ये देखिए ये क्या हो गया, ये द के कारण ये फ जो है वो व बन रहा है। यहां पे हमको एक चीज और दिख रही है कि ये किधर जा रहा है, ये दम का असर इस पे आ रहा है, मतलब ये क्या है, रिग्रेसिव असिमिलेशन हुआ है ये। मगर एक और क्वालिटी इसमें यह एलिजन में है कि जब हम कनेक्टेड स्पीच में बोलते हैं तो फ भी नहीं बोल पाएंगे, कि फ तो बनेगा नहीं बोलते क्योंकि, और व भी नहीं बोल पाएंगे क्योंकि कनेक्टेड स्पीच में व की जगह खत्म हो चुकी है। तो हम बोलेंगे वेरी फ्यू ऑफ देम, ये देखिए आप, वेरी फ्यू ऑफ देम, अफ भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, वर्ब खत्म हो गया यहां से। ये हम वो जो साउंड है ना ऑफ की कंसोनेंट के पहले, वो डिसअपियर हो जाती है। सो वेरी फ्यू ऑफ देम, मोस्ट ऑफ द पीपल, अब दा करा फिर आया वही का वही, तो वह भी नहीं बना, फ भी नहीं बना, मोस्ट ऑफ द पीपल, पीपल। यहां पे भी हमने प के बीच का अ को केवल कंसिडर किया है कि आ सकता है बोलने में, मगर नहीं आता है कनेक्टेड स्पीच में। तो पी के बाद में प और ल मिलते हैं, पीपल हो जाता है वो, और ये भी सिलेबिक कॉन्टॉइड बन जाता है। ये दोनों कॉन्टॉइड यानी दोनों कंसोनेंट मिल करके सिलेबल बना देते हैं, इसमें वॉवेल की जरूरत नहीं रहती। ऑलराइट, हम बात कर रहे थे अब की, वह हटा दिया यहां से, most of them most of the people, okay, wish you best of luck, of luck बोलते हैं। of luck में से हमने फिर क्या किया, बन गया, वो हट गया, तो बेस्ट लक, बेस्ट लक मतलब बेस्ट ऑफ लक, पर कनेक्टेड स्पीच में वो की जगह नहीं रहेगी, बेस्ट लक। वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट को वन ऑफ द बेस्ट हो गया, ये वन ऑफ द बेस्ट, ओके। फुल मार्वल, फुल मार्वल, फुल अब कुछ भी नहीं, अब है एक्चुअली, मगर वो मनल ऐसे, या जो वॉइस्ड साउंड आती है, वो वॉइस्ड साउंड के कारण कनेक्टेड स्पीच में ऑफ से व बना, और व भी कनेक्टेड स्पीच में डिसअपियर हो गया। फुल मार्वल, फुल ऑफ नहीं, फुल ऑफ नहीं, फुल मार्वल। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कनेक्टेड स्पीच में तीसरा आइटम, लिंकिंग। इसके पहले हमने देखा सिमुलेशन देखा, फिर हमने देखा इल्यूजन, अब ये हमारा आ गया लिंकिंग। इस लिंकिंग को हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है, इन कनेक्टेड स्पीच वी डू नॉट आर्टिकुलेट ईच वर्ड सेपरेटली एंड देयरफॉर। ये तो मालूम है कि हमको अलग अलग कोई शब्द नहीं बोलना कनेक्टेड स्पीच में, और भी क्या है कि इवन द फॉरेनर और द नॉन नेटिव स्पीकर, वो भी प्रयास करते हैं कि हम नेटिव स्पीकर की जैसी ही अंग्रेजी बोलें।
तो सेपरेटली वर्ड्स को नहीं बोला जाता, और इस कारण ऑल द वर्ड्स सीम टू बी कनेक्टेड विद वन अनदर, तो सब एक दूसरे से चिपके हुए दिखते हैं। दिस इज नोन एज लिंकिंग, इसको हम लिंकिंग कहते हैं। We may have three possible situations of linking, like the final consonant with an initial consonant sound. अब हमारे पास क्या हो सकता है कि फाइनल कंसोनेंट है, इनिशियल कंसोनेंट, CF एंड CI जिसको हम बोलते हैं, दो शब्द अगर जुड़ते हैं तो उस समय एक सिचुएशन बनती। फिर दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि द फाइनल वॉवेल साउंड एंड द इनिशियल वॉवेल साउंड, मतलब वर्ड भी वॉवेल से खत्म हो रहा है और अगला वर्ड भी वॉवेल से शुरू हो रहा है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि फाइनल कंसोनेंट साउंड ऑफ अ वर्ड जॉइंड विद द इनिशियल वॉवेल साउंड, मैंने वॉवेल CF का अंतिम जो है वो CF है ना, और वो जुड़ किससे रहा है, VI से। समझ गए आप? VI मतलब इनिशियल वर्ड, एक वर्ड का अंतिम कंसोनेंट आ गया और दूसरे वर्ड का अंतिम क्या, पहला क्या आ गया, वोवेल आ गया। तो तीन कंडीशंस में अलग अलग प्रकार के प्रोनाउंसिएशन हो जाते हैं, आर्टिकुलेशन हो जाते हैं। तो उनका रिजल्ट हमको देखना है कि कनेक्टेड स्पीच में क्या होता है। ओके, वेयर द फाइनल, हम पहली सिचुएशन लेते हैं, ये वाली है ना। वी मे हैव थ्री पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ लिंकिंग, लाइक द फाइनल कंसोनेंट विद एन इनिशियल कॉन्सोनेंट, मतलब CF और CI। तो हम CF और CI की देखते हैं, ये क्या अंतर लाते हैं और क्या रिजल्ट हमको मिलता है। वेयर द फाइनल कंसोनेंट विद एन इनिशियल कंसोनेंट साउंड ऑफ वर्ड, अब आप समझ गए कि मैं CF और CI की यहां जरूरत नहीं समझता हूं, है ना। आप चाहें तो यहां समझ लें कि CF और CI हमको, ये मैं लिख ही भी देता हूं। चलिए, ये C हो गया, F हो गया, है ना, ये CF, और उसके बाद में हम चलते हैं कहां, प्लस CI, अगले शब्द का पहला कॉन्सोनेंट, ये CF एंड CI, ये दोनों जब जुड़ते हैं, एंड इफ दे आर द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, और अगर वो दोनों एक ही हैं, जैसे क है तो क, इधर भी क, CF भी क है, CI भी क है, या CF च है, CI च है, या CF स है, CI स है। अगर दोनों एक जैसे हैं तो इनमें से एक को ही बोला जाएगा, और दूसरा ये है कि इसकी साउंड की लंबाई बढ़ जाएगी, और ऐसे कंसोनेंट्स जो हैं आर नोन एज जेमिनेट्स, इनको जेमिनेट्स कहा जाता है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों एक ही हैं, पहले शब्द का अंतिम और आखिरी शब्द का पहला कॉन्सोनेंट एक ही साउंड है। जैसे नाइस स्टूडेंट, नाइस स है, स्टूडेंट स से शुरू हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नाइस स्टूडेंट। स एक ही है और नाइस स्टूडेंट, स लंबा हो गया, नाइस स्टूडेंट। ओके, नाइस स्टूडेंट। गुड डे, ड ड, गुड डे। ओके, गुड डे, ड लंबा हो गया। स्वीट टी, ओके, स्वीट टी, स्वीट टी, राइट। ट लंबा हो जाता, बोलने में कनेक्टेड स्पीच में अलग अलग बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं स्वीट टी, स्वीट टी, मगर हम कनेक्टेड में बोलेंगे तो स्वीट टी, स्वीट टी। सम मैन, म, सम मैन, ओके, सम मैन। होम मेड, हम मेड, ये जो है ये हमारा लिंकिंग है। एक शब्द दूसरे से जब जुड़ता है और दोनों के जोड़ के बीच के हिस्से में एक शब्द के अंत में एक ध्वनि और अंतिम एक
शब्द के अंत का एक कंसोनेंट एक है, कुछ भी है, और अगले शब्द का पहला कंसोनेंट वही है, तो वो लंबा हो जाएगा और सिंगल रहेगा। ये नहीं कि हम उसको हिंदी जैसा चप्पल या चद्दर ऐसा बोलते हैं, हमारे द डबल आता प या कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं। इंग्लिश में कोई भी साउंड डबल नहीं बोली जाती है, चाहे स्पेलिंग में आए चाहे उच्चारण में आए, जुड़ के एक हो जाती है। इसमें दूसरी सिचुएशन जिसको हम लिंकिंग कह रहे हैं, इन द केस ऑफ द फाइनल वोवेल साउंड एंड द इनिशियल वोवेल साउंड ऑफ अ वर्ड एंड इंट्रूसिव लिंकिंग साउंड इज इंट्रोड्यूस्ड। जब वोवेल साउंड होती है दोनों की, मतलब वीएफ बोलेंगे इसको हम और वीआई, तो एक साउंड बीच में घुस जाती है। वो घुसती जो है वो या तो र होती है या व होती है या य होती है। र व य साउंड घुस जाती हैं जहां पर दो वॉवेल आपस में वीएफ और वीआई मिलते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, द अदर अलग अलग बोला, द अदर, मगर कनेक्टेड में बनेगा देर द, दी क्यों? क्योंकि इस द के बाद में वॉवेल आ रहा, वॉवेल आएगा तो द का दी बन जाता है, ऑलराइट। और ये दी के बाद में अदर आ रहा है, तो अदर तो अपनी जगह है, मगर बीच में र घुस गया आकर के जोड़ने के लिए, they rather, ओके, they rather। इसी तरह से द आइडिया ऑफ अलग अलग बोल सकते हैं, मगर द आइडिया र, फ हट गया, वह हट गया, द आइडिया रा। देखिए इसी तरह से शो ऑफ, शो ऑफ, शो और ऑफ दोनों ओ, ये ओ है, शो ऑफ, शो रा, रा आ गया, लिंकिंग रा। स्पा अटेंडेंट, मगर ये क्या बन गया? स्पा अटेंडेंट, रा आ गया, अटेंडेंट, अटेंडेंट में ट्रा तो इस पे स्ट्रेस है, स्पा अटेंडेंट, अटेंडेंट। आई सॉ ए बुल, आई सॉ ए बुल, इसको हम सॉ और ये दो हैं, सॉ इसका आखिरी, इसका पहला। आई सॉ अ बुल, आई सॉ अ बुल। फॉर्मूला ए, ओके, फॉर्मूला ए, फॉर्मूला, फॉर्मूला आ, ये आया आखिरी में, ए जो है वो फिर वॉवेल आ गया, फॉर्मूला रे। सो इट इज फॉर्मूला रे, फॉर्मूला रे, र आ गया। ये र आकर के दोनों शब्दों को जोड़ने का काम करता है, जो इंट्रूजन कहलाता है, घुसपैठिया है, अंदर आया है, लिंकिंग है। उसके बाद he'll go out, है ना, he'll go out। अब आप देखिए औ he'll go, वो आ गया बीच में, क्यों? हमने बोला था र व य आएगा, तो he'll go out, go out, वह लिंकिंग बीच में आ गया, एक नई साउंड आ गई, है ना। जैसे इसमें द राइट या राफ आया था ना, द राइट या राफ, शौरा, औरा, स्पार अटेंडेंट, आई सॉ बिल, ओके, फॉर्मूला रे, र, he'll go wow, यहां पर वह आ गया, हैप्पी एनिवर्सरी, ओके,
तो हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी। आई एम श्योर, सर आई एम, य बन गया यहां पर, देखिए र व य आता है, आई एम के बीच में य आ गया, आई एम, यम, आई एम, ये कंटिन्यूटी में होता है, अलग अलग बोलने में नहीं होता है। फिर ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट, सो ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बाद में ऑल आउट है, ऑस्ट्रेलिया आउट, देखिए ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट, ऑस्ट्रेलिया र आ गया यहां। ये र जो है लिंकिंग र, ये लिंकिंग में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और नॉर्मली आप देखें ब्रिटिश पोस्ट ब्रॉडकास्टिंग, BBC जिसको हम बोलते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्ट, ऐसी प्योर इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश इज इंग्लिश, और इस इंग्लिश के अंतर्गत इस तरह के बीच में लिंकिंग में आने वाले जो स्वर हैं या ध्वनियां हैं, ये लिंकिंग कहलाते हैं। ये कनेक्टेड स्पीच के एस्पेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा लिंकिंग में, इन द केस ऑफ द फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ अ वर्ड ज्वाइंड विद इनिशियल वॉवेल साउंड, देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल से जुड़ता है जब, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, अगला जो आने वाला शब्द है उसका, पहला शब्द का CF और दूसरे शब्द का क्या बन गया, VI। द फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड जम्प्स टू द इनिशियल वॉवेल, तो फाइनल कंसोनेंट साउंड अपनी जगह छोड़ करके वहां पर न रह के अगले में जुड़ जाता है जाकर के, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड फॉर्म्स अ सिलेबल, वहां सिलेबल बना देता है वो। क्यों? क्योंकि सिलेबल बनाने के लिए एक वॉवेल जरूरी है। आपने इधर शब्द बोला, उसने, मैंने आपको बताया कंसोनेंट का रिलीजिंग, अगर आपने पहले शब्द में वॉवेल छोड़ दिया है तो अगला अगर कंसोनेंट है तो इधर घुस जाएगा। अगर आपने यहां पर कंसोनेंट रखा है और अगला वॉवेल है तो ये इधर कूद जाएगा। क्यों? वो उसको तो एक वो बनाना है, सिलेबल बनाना, और सिलेबल बनाने के लिए वॉवेल चाहिए। वॉवेल बनाने के लिए ये आपस में एक दूसरे की जगह कूद करके वॉवेल बना, जैसे एन एप्पल, एन एप्पल, तो ये बनता क्या है कनेक्टेड स्पीच में, अ नैपल, ये नैपल हो गया, ना इधर आ गया, एन एप्पल, अलग अलग तो बोलेंगे नहीं कि एन एप्पल बन गया वो। नॉट एट ऑल, अब नॉट एट ऑल ऐसा बोलेंगे अलग बात है, मगर कंटिन्यूटी में जब कनेक्टेड स्पीच रहेगी तो वो बोलेंगे नॉट एट ऑल, तो नौ भी एक बन गया, 2 3, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल ऐसा नहीं बोलेगा कोई भी कनेक्टेड स्पीच में, नॉट एट ऑल ही बोलेगा, नॉट एट ऑल। When the words are put separately having final post-vocalic r, अंत में post-vocalic r है, followed by the word having an initial vowel sound, और अगले साउंड का अब हमारा एक वॉवेल से चालू होता अगला वर्ड, यानी हमारा एक हो गया, पहला हमने कर दिया CF और VI, तो र becomes linking consonant and is articulated like the following, तो ये र जो है वो उधर चला जाता है, ठीक है। इसी तरह से, क्यों? हमको मालूम है क्योंकि पोस्ट वोकैलिक र को हम बोलते नहीं है, आर्टिकुलेट नहीं करते, मगर जो आखिरी में र आया है वो पोस्ट वोकैलिक है तो हमने कार बोला, का, र नहीं बोला। मगर अगर मान लीजिए आगे आकर के वो अगला वॉवेल मिल गया उसको, तो 2 वॉवेल के बीच का बन गया और वो आर्टिकुलेट किया जाता है। जैसे हियर, व्हेन पुट सेपरेटली एज हियर, इज हियर, हमने अगर हियर बोला HERE तो हियर बनेगा, र नहीं बोलेंगे। बट व्हेन इट इज हियर इज, तो इट टर्न्स टू बी हियर इज। अब ये रिज बन गया, हियर इज, ये अ और ई के बीच में र आ गया। यहां आखिरी में था, इस अ के बाद में ई के बाद, तो इसको हम उच्चारण नहीं कर रहे थे,
मगर आगे अगर वॉवेल उसको मिल गया तो पोस्ट इंटरवोकेलिक बन गया पोस्ट वोकेलिक की जगह, तो वो हियर रेज। कार, अगर हम डायरेक्टली बोलते हैं सिंपली कार, सेपरेट, अलग। बट वेन इट इज कारिज, तो देखो आप, है ना, कारिज, का अकेला होता, मगर ई आ गया बाद में, कारिज, इज लगा दिया हमने, ठीक है। हर, हर को हर बोलेंगे। बट वेन इट इज हर रात, देखो हर रात, हर अकेला था ये, मगर आर्ट आ गया बीच में। आर्ट आया तो हमने इस र को नहीं बोला आर्ट वाला, क्यों? क्योंकि आ के बाद आया है और यहां वॉवेल नहीं आया अगला, तो दो वॉवेल के बीच का र बोला जाएगा, इसलिए हर रात हो गया वो, हर रात। वॉवेल के बाद का र नहीं बोला जाएगा, मगर दो वॉवेल के बीच या पहला शुरुआती र बोला जाता है, इनिशियल र। अब ये फॉर, फॉर अलग से बोलेंगे तो र नहीं आएगा, फॉर, फॉर। बट व्हेन इट इज फॉर ऑफ देम, अब फॉर के बाद ऑफ आ गया। ऑफ को हम क्या करते हैं? वह बोलते हैं ऑफ, क्योंकि द है, द यानी वॉइस्ड है, तो ऑफ को द वॉइस्ड आएगा तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फॉर, और ये आया वॉइस, एक वॉवेल आ गया, फॉर बोला। यहां ऐसा फॉर में र नहीं है, मगर यहां पर है ना अप्रोक्सी ओके, ये र बोला गया है जो अप्रोक्सीमेट बनता है। अब फॉर ऑफ देम, तो देखिए आप ये फॉर ऑफ देम र बोला गया यहां, मगर जाकर के अगला सिलेबल बनाता है वो। ओके, नेक्स्ट हायर, हायर लिया हमने, हायर मतलब किसी चीज को किराए से लेना, हायर। सेपरेटली बोले हम, अलग से बोलेंगे तो हायर, मगर हायर के बाद में अगर बोल दिया हायर अ बुक, तो ये बन गया हायर र बुक। हायर तो वैसे ही रहेगा, र अलग से एक वॉवेल एक सिलेबल बना लेगा, हायर र बुक। Alright, so we stop here today. We will continue with the next video. Thank you till then, and take care of yourselves. All the very best.